दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री के फर्स्ट पार्ट की रीडिंग करेंगे। मित्रों, हम बारी बारी से रिस्पेक्टिवली हिस्ट्री की तीनों किताबों को कवर करेंगे। अभी आज पार्ट फर्स्ट का विषय 1 अर्थात चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। एक चित्र दिखाया गया है एक हड़प्पाई मुहर की। हड़प्पाई मुहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेल खड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मुहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं गया है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरा वस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृद भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मुहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। मित्रों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एक हड़प्पाई मुहर की पिक्चर दिखाई गई है और हड़प्पा सभ्यता की जो लैंग्वेज थी वो चित्रात्मक लिपि थी और उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और उसके जो मृदभांड मीन्स जो मिट्टी के बर्तन होते थे, आभूषण ज्वेलरी होते थे और उनके जो रहने के घर होते थे और उनके जो इंस्ट्रूमेंट टूल्स होते थे, उससे उस सभ्यता के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और यदि इस हड़प्पा सभ्यता के चित्रात्मक लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता तो शायद ये इसीलिए लास्ट लाइन में लिखा गया है कि शायद ये हमारी जानकारी से हमेशा परे रहें। तो ये शुरुआत होती है। हम नेक्स्ट चलते हैं। पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतया एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबद्ध पाए जाते हैं। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में मुहरें, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित हैं। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है तथा गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिली हैं जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं। मित्रों, इसमें बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो संस्कृति थी उसमें वहाँ से हमें कौन कौन से स्थान से क्या क्या चीज़ें मिली हैं। एक शब्द आया है संस्कृति। संस्कृति को इंग्लिश में कहते हैं कल्चर। एक होती है संस्कृत लैंग्वेज। दोनों में डिफरेंस है और इसको हमको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट पैरा में है इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहाँ यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। इसका काल निर्धारण लगभग 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच बताया गया है। इस क्षेत्र में इस सभ्यता के पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थीं जिन्हें क्रमशः आरंभिक या परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि हड़प्पा संस्कृति का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कब से कब है। इस मित्रों 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व यदि हम कैलकुलेट करना चाहें तो अभी 2020 चल रहा है तो 2020 हम लिखते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं 2600 और टोटल ये हो जाता है आपका 4600 नियर अबाउट इतनी साल माने 4500 साल पहले की बात हो रही है। और ये हड़प्पा नामक जगह पे पाई गई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। समझ में आ रहा है? मुंह से बोलो, समझ में आ रहा है?
ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं। बीसी का फुल फॉर्म होता है, बीसी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी लिखा पाते हैं। इसका मतलब होता है एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों के प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट। इस पुस्तक में हमने बीसीई के लिए ईसा पूर्व, सीई के लिए ई तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया है। तो अब हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ मानचित्र में देख सकते हैं कि ये मोहनजोदड़ो, शुतकांगेडोर, धौलावीरा, बालाकोट, चंदूदड़ो, कोटदीजी, ये सिंध, झेलम, जो नदियाँ आई हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, सिंध इसके किनारे है, इसीलिए इसे सिंध नदी के किनारे हैं, इसीलिए इसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। तो हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आरंभ है। मित्रों, हड़प्पा सभ्यता के बाद, हड़प्पा सभ्यता का जब डिस्ट्रॉय हो गया, विध्वंस हो गई, उसके बाद जो सभ्यता आई उसको हड़प्पा सभ्यता के बाद या विकसित सभ्यता भी कहते हैं। ये पहले के पैराग्राफ में हम लोगों ने देखा था। हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। क्लियर है? यस सर। हड़प्पा से पहले भी यहाँ पे कई संस्कृतियाँ थीं। ये संस्कृतियाँ अपनी विशिष्ट मृद भांड शैली से संबद्ध थीं। इसका मतलब कि वो अपने विशेष तरीके से, पर्टिकुलर तरीके से वो अपना मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते थे तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियाँ आमतौर पर छोटी होती थीं और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थीं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रमभंग था। मित्रों, इसमें यह बताया गया है कि जब हड़प्पा सभ्यता के पहले जो सिविलाइजेशन वहाँ पे थी और उसके बाद जो हड़प्पा सभ्यता आई, दोनों के बीच में कभी कहीं कहीं ऐसा लगता है कि जला दिया गया था, तो एक सीक्वेंस नहीं बन पाया है। ऐसा लगता है कि ये एक वो सभ्यता का विनाश हो गया, उसके कुछ बहुत दिनों बाद हड़प्पा सभ्यता आई, कुछ ऐसी बात है इसमें। सेकेंड पॉइंट है निर्वाह के तरीके। वहाँ लोग जीवन कैसे व्यतीत करते थे। सेकेंड पॉइंट समझ में आ रहा है? ओके। आपने मानचित्रों 1 और 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। हड़प्पा सभ्यता वही है जिसके उसके पहले जहां कुछ सिविलाइजेशन थी। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। माने उनके जो रहन सहन के तरीके थे, लिविंग रूल थे, वो एक जैसे थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों में जिसमें मछली भी शामिल थी है से भोजन प्राप्त करते थे। कहने का मतलब मांसाहारी भी थे, मछली भी खाते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं। जो वनस्पति शास्त्र के ज्ञाता हैं वो इसका अध्ययन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ जिसका सत्तू बनता है, दाल, सफ़ेद चना तथा तिल शामिल हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए थे। ठीक है, बाजरे के दाने कहाँ से मिलते हैं? गुजरात में। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। ओके। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों,
भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर की हड्डियां शामिल हैं। पूरा प्राण विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा दिए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे वराह, सुअर, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदायों से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की भी हड्डियां मिली हैं। मित्रों, इसमें बताया गया है कि जो वनस्पति शास्त्र के जो विद्वान हैं वो वहाँ की वनस्पतियों का अध्ययन किए और वहाँ क्या क्या मिला। गुजरात से बाजरे मिले, गेहूँ, जौ, चना और चावल के कुछ कम मिले हैं। और जो जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं उसमें भेड़, बकरी, भैंस, सुअर शामिल हैं। और ये क्लियर नहीं है कि यहाँ के लोग जो हैं वो खुद इनका शिकार करते थे या फिर मांस इनका कहीं से खरीदते हैं थे। तो आता है 2.1 कृषि प्रौद्योगिकी। उधर बैठ उधर। कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मुहरों पर किए गए रेखांकन तथा मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी और इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। मित्रों, इसमें बताया गया है कि ऐसा कोई स्पष्ट नहीं है कि जुते हुए खेतों में बीज डाले जाते थे या फिर वैसे ही। हालांकि वृषभ मीन्स होता है बैल। हालांकि बैल के विषय में जानकारी मिलती है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये अनुमान करते हैं, ये गेस करते हैं कि हो सकता है उससे खेत जोते जाते हों। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली जो कि हरियाणा में है से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप भी मिले हैं। और उससे मिट्टी के बने हल भी मिट्टी के बने हल के खिलौने टाइप के मिले हैं, और जिससे ये पता चलता है कि शायद हल भी रहे होते हों। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, जो कि राजस्थान में है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा नामक स्थान पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध हैं। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थीं। एक जैसे मल्टी एग्रीकल्चर जो कि आज होता है, एक साथ कई फसलें, जैसे गेहूं के साथ सरसों की फसल, वैसे उस टाइम भी होता रहा होगा। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। उन्होंने ये ट्राई किया कि जो फसल कटाई होती थी, क्रॉपिंग होती थी, वो कैसे किससे की जाती थी, कौन से इंस्ट्रूमेंट थे, कौन से टूल्स थे। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे, आजकल जिसको हंसिया कहते हैं, या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? ये भी क्लियर नहीं है। ओके। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। जो हड़प्पा के स्थान हैं वो ऐसे स्थानों पर हैं जहां पे बारिश कम होती थी, तो ऐसा तो सिंचाई इरिगेशन भी की ज़रूरत पड़ती होगी। अफगानिस्तान में शोरतुघई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। हालांकि अफगानिस्तान में नहरों के अवशेष मिले हैं,
लेकिन पंजाब और सिंध में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थीं। नहरों में जो पानी जाते जाते जो नीचे वाली मिट्टी, पतली पतली मिट्टी जम जाती है, उसको गाद कहते हैं। वो भर गई तो हो सकता है कि उससे नहरें ठप हो गई, जम गई हो या माने पट गई हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। इसके अतिरिक्त धौलावीरा जो कि गुजरात में है में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। अभी हम लोगों ने देखा था कि गुजरात में बाजरे की खेती होती थी, तो धौलावीरा जो कि गुजरात में है, वहाँ से जलाशय जो मिले हैं उससे ऐसा और उसमें पानी मिला है, पानी का संचय मिला है, पानी का कलेक्शन हुआ है, तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे सिंचाई उचाई कर रही होगी। पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है, अब हम इस पे बात करते हैं। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु या मिट्टी से बनाया जाता था। जो चक्री होती है आज के टाइम की, उसी की बात हो रही है। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों से कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं। अवतल चक्कियाँ जो ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियाँ स्थूलतः कठोर, कंकरीले, अग्निज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थीं और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलाने से रोका जा सके। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिकों द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। बावर्ची मीन्स जो भोजन बनाते हैं। ये अर्नेस्ट मैके कह रहे हैं। फर्दर एक्सक्वेशन एट मोहनजोदड़ो 1937 से संदर्भित है, लिया गया है। एक चर्चा है, डिस्कशन है, क्या आपको लगता है कि इन औजारों का प्रयोग फसल कटाई के लिए किया जाता होगा? क्या कोई न कोई तो औजार रहे ही होंगे फसल कटाई के लिए, हाथ से तो उखाड़ेंगे नहीं, है ना? ओके, नेक्स्ट। ये फिगर में, चित्र में दिखाया गया है कि पुरातत्वविद वर्तमान समय की तुलनाओं से यह समझने का प्रयास करते हैं कि प्राचीन पुरावस्तुएं किस प्रयोग में लाई जाती थीं। मैके खोजी गई वस्तु की तुलना आजकल की चक्कियों से कर रहे थे। क्या यह एक उपयोगी नीति है? यह इस तरह से है। आज भी सिलभट खरा होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 3 पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहरी केंद्र। नियोजित मीन्स होता है प्लान जो प्लान हो, जो पहले से प्लानिंग करके बनाया गया हो। तो संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? शहरी सभ्यता थी। उसके बाद जो आर्यन सभ्यता आई, आर्यन सिविलाइजेशन, वो ग्रामीण थी। यहाँ परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ग्रामीण के बाद शहरी, शहरी के बाद ग्रामीण। तो हड़प्पा सभ्यता शहरी सभ्यता थी। आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो और सूक्ष्मता से देखते हैं। मोहनजोदड़ो को बड़े गौर से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। बस्ती दो भागों में विभाजित है।
एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। जो ऊंचाई पर बनाए जाते थे उन्हें दुर्ग कहा जाता था और जो निचले स्थानों पर बनाए जाते थे उन्हें निचला शहर कहा जाता था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थीं। कच्ची ईंटों के चबूतरे बनाते थे और उस पे जो होम घर वगैरह बनाते थे। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक लेबर प्रतिदिन 1 घनीय मीटर मिट्टी ढोता होता तो मात्र आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी। 1 घन मीटर मीन्स होता है कि एक घन मीटर मीन्स 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर ऊंचाई। इतनी मिट्टी अगर एक लेबर ले आता होगा तो 40 लाख दिन लगते होंगे। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरे के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल हैं जो पहले से ही धूप में सुखाकर अथवा भट्ठी में पकाकर बनाई गई हों। एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई थीं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो शहर यहाँ के थे वो किस तरह के से प्लान होते थे, किस तरह से नियोजित 2 पार्ट में बटे थे, एक दुर्ग और एक निचला शहर। और जो दुर्ग होता था वो ऊंचाई पर बनाया जाता था और दोनों को, निचला शहर और दुर्ग को भी वो बाउंड्री से वो कवर अप कर दिया जाता था, चारों तरफ से घेर दिया जाता था। और जो यहाँ की ईंटें होती थीं वो पका कर बनाई जाती थीं या धूप में सुखा कर बनाई जाती थीं। देखते हैं हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुनाने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्हें सामान्यतः भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा है कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच रेल की पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। 100 मील लंबी रेल की पटरी बिछाने के लिए पर्याप्त थीं। इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गईं। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था और मोहनजोदड़ो जो था वो पहले से काफ़ी उसे संरक्षित था, मीन्स बचाया गया था, उस पर नहीं वहाँ से ईंटें चुराई जा सकी थी। यहाँ हम एक पिक्चर देख रहे हैं मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रवेश द्वार। देखते हैं नालों का निर्माण। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का नाली से सटा होना आवश्यक था। यहाँ बताया गया है कि किस प्रकार से नाली का निर्माण होता था, जो घरों से बिल्कुल सट करके बनाई जाती थी।
दुर्ग दुर्ग को हम देख लेते हैं। हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है, पर इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग कर लिए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवारों से घिरा तो नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। नेक्स्ट है गृह स्थापत्य, घर कैसे बनाए जाते थे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सारी हिस्ट्री की सारी जितने भी बुक्स हैं और सारे चैप्टर कवर किए जाएंगे। आप बिल्कुल जो भी सुझाव हों, जो इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इंग्लिश मीडियम की भी क्लास शुरू करेंगे। फ़िलहाल अभी आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।